अगर हम अगला चैप्टर स्वतंत्रता पढ़ने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम उदारवादी स्वतंत्रता को कैसे मानते हैं, पहला समाजवादी स्वतंत्रता को क्या मानते हैं, मार्क्सवादी क्या मानेंगे, नारीवादी क्या मानेंगे। तो एक चैप्टर आपने पढ़ा तो अब आपको देखना चाहिए कि एक एक विचारधारा के अनुसार स्वतंत्रता, समानता, न्याय के अभिप्राय क्या है, इनके विचार क्या है। इसलिए आप इसके बार जाके प्रैक्टिस करिएगा कि आखिर में उदारवादी, मार्क्सवादी, नारीवादी स्वतंत्रता को किस रूप में व्याख्यायित करते हैं। लेकिन हम अगर स्वतंत्रता को बताना शुरू करें तो पहला स्वतंत्रता के बारे में अगर हम शुरुआत करें, लिबर्टी, अगर हम स्वतंत्रता के बारे में शुरुआत करें तो पहला आपको याद दिला दे, यूनानी युग में लोग कहते हैं अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो जब भी हम यूनानी युग की बात करते हैं इसका मतलब जहाँ प्लेटो, अरिस्टोटल नामक विचारक थे। और ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमें भी विचारक पढ़ना है, अरिस्टो पढ़ना है, प्लेटो पढ़ना है। तो अगर हम यूनानी युग में देखें कि क्या यूनानी युग में कोई स्वतंत्रता थी, यूनानी युग दास प्रथा का युग था। अगर हम स्वतंत्रता के इतिहास को देखना शुरू करें और हम ग्रीक एज से अपनी बात शुरू करें तो ग्रीक एज माना जाता था कि यूनानी युग में दास प्रथा को बड़ा महत्व था, यानी व्यक्ति जानवरों की भांति खरीदा और बेचा जाता था। दास का मतलब ये होता था कि जहाँ व्यक्ति के विवेक का कोई मतलब नहीं था, व्यक्ति पशु और वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जाता था। क्योंकि जब हम व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं इसका मतलब है कि जिसमें विवेक हो, जिसमें स्वतंत्रता हो। तो यूनानी युग में विद्यमान दास प्रथा, दास का दूसरा नाम है अधीनता, पराधीनता। अगर आपने दास कह दिया तो स्वाभाविक रूप में ये अधीनता और पराधीनता का पर्याय है। तो यूनानी युग में दास प्रथा थी, लेकिन एक दिलचस्प पार्ट ये था कि यूनानी युग में भी समाज के जो विशिष्ट लोग थे, जिन्हें वो मास्टर्स के नाम से, मालिक के नाम से कहा करते थे, तो समाज के विशिष्ट लोगों को वहाँ पर भी स्वतंत्रता प्राप्त थी। सभी लोग तो दास नहीं थे, स्वतंत्रता दास को नहीं थी, महिलाओं को नहीं थी, शिल्पियों को नहीं थी, यानी जो व्यापारी काम करते थे उनको तो स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता थी मालिक को, मास्टर्स को। और इस समय की जो स्वतंत्रता थी अपने आप में जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि दास यूनानी युग में कोई स्वतंत्रता थी ही नहीं, क्योंकि दास प्रथा का प्रचलित होने का मतलब है स्वतंत्रता का निषेध। फिर भी तकनीकी तौर पर देखा जाए तो यूनानी युग में भी स्वतंत्रता थी, वहाँ मालिक को स्वतंत्रता थी, लेकिन वहाँ के स्वतंत्रता का मायने अलग था। वहाँ स्वतंत्रता का अभिप्राय बोलने की आज़ादी नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था में भाग लेने की स्वतंत्रता। इसलिए वहाँ स्वतंत्रता के मायने ये अलग थे। यूनानी युग में जिन मालिकों को स्वतंत्रता प्राप्त थी उसका मतलब था कि शासन व्यवस्था में भाग लेने की स्वतंत्रता। जबकि आप देखेंगे आधुनिक युग में जो स्वतंत्रता का मूल अर्थ माना जाता है कि बोलने की आज़ादी, आवागमन की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, यूनानी युग में स्वतंत्रता का मतलब था जहाँ की व्यक्ति सीधे राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेता था, क्योंकि शासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि शासन जनता का था, लेकिन वहाँ चुनाव नहीं होता था, सीधे जनता ही अपने शासन का कार्य करती थी। लेकिन फिर आपको याद दिला दें, यहाँ जनता का मतलब पूरे समाज का लगभग जो 20% भाग होता था मालिक, जो संपन्न होता था, विशिष्ट होता था, वही पूरी शासन व्यवस्था में भागीदारी करता था। इसलिए यूनानी युग को सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि स्वतंत्रता का अभाव था, लेकिन कुछ लोगों को जो स्वतंत्रता थी वो बड़ी विशिष्ट प्रकार की थी, वो बड़ी विशिष्ट प्रकार की थी। अगर यूनानी युग की स्वतंत्रता को आधुनिक युग में लगा के देखें तो आधुनिक युग में स्वाभाविक तौर पर
जो शासन में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं वो तो राजनेता हैं। अगर यूनानियों की स्वतंत्रता को आज लगा के देखें तो स्वतंत्र कौन है? सांसद हैं, विधायक हैं, न्यायाधीश हैं, क्योंकि वो शासन में सीधे तौर पर भाग ले रहे हैं। तो आज की डेट में, जबकि आज की डेट में तो ऐसा नहीं माना जाता। दूसरा, अगर आप आगे बढ़ेंगे, मध्यकाल, मध्यकाल जिसे हम अंधकार युग के नाम से भी जानते हैं, डार्क एज। मध्यकाल का मतलब था आस्था का युग, धर्म प्रधान युग, पोप के प्रभुत्व का युग। और यहाँ पर मध्यकाल की तो ये मान्यता थी कि व्यक्ति पापी है, व्यक्ति सभी गुणों से हीन है, और व्यक्ति पापी है इसलिए ईश्वर ने व्यक्ति को उठा के धरती पर फेंक दिया है। अगर व्यक्ति पुण्यात्मा होता तो ईश्वर के साथ परलोक में रहता, और इसलिए व्यक्ति को विवेकहीन माना जाता था, और माना जाता था कि पापी व्यक्ति के उद्धार का केवल एक तरीका है, ईश्वर की कृपा की प्राप्ति। और ईश्वर की कृपा किसके पास होती थी? पोप के पास। इसलिए व्यक्ति पूरी दुनिया से रोम जाया करते थे चर्च से स्वर्ग का प्रमाण पत्र लेने, और वो स्वर्ग का प्रमाण पत्र लेकर अपने पाप की मुक्ति का प्रयास करते थे। इसलिए मध्यकाल में स्वतंत्रता नहीं बल्कि व्यक्ति से कर्तव्य की अपेक्षा ज़्यादा की जाती थी। स्वतंत्रता नहीं था बल्कि व्यक्ति से कर्तव्य की अपेक्षा की जाती थी। व्यक्ति से हमेशा कर्तव्य की अपेक्षा की जाती थी, उसके दायित्वों को याद दिलाया जाता था। इसलिए अब जरा देखें, मध्यकाल के बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल का मतलब होता है कि 13वीं शताब्दी के बाद का समय। अगर सही मायने में देखेंगे, स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को प्राप्त स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, और व्यक्ति की स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब व्यक्ति का महत्व समाज में बढ़ेगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब समाज में व्यक्ति का महत्व बढ़ेगा, और व्यक्ति का महत्व बढ़ा कब? आधुनिक युग में, यानी राजनीतिक विचारधारा में व्यक्तिवादी चिंतन का विकास आधुनिक युग में हुआ। आधुनिक युग का मतलब ही होता है कि व्यक्तिवादी समाज। आधुनिक युग का मतलब होता है शहरीकृत समाज। आधुनिक युग का मतलब होता है औद्योगिक समाज। तो जैसे समाज शहरीकृत हुआ, आधुनिक हुआ, औद्योगिक हुआ, समाज में समुदाय के बजाय व्यक्ति की प्रधानता स्थापित हुई। व्यक्ति का महत्व आगे बढ़ा, और व्यक्ति का महत्व ही नहीं बल्कि व्यक्ति को विवेकशील माना गया। व्यक्ति को चिंतनशील माना गया। यानी, और यदि व्यक्ति विवेकशील है और व्यक्ति चिंतन कर सकता है, व्यक्ति तर्क प्रधान है, इसका मतलब है अगर वो तर्क प्रधान है, विवेकशील है, चिंतन करता है, उसे अपने चिंतन के अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यहीं से यूरोप में स्वतंत्रता का आगाज हुआ। इसलिए माना जाता है कि आधुनिक युग में स्वतंत्रता का विचार आया। ये सही मायने में स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग में ही आया। इसका मतलब है कि पराधीनता, इसके पहले व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, पराधीन था। तो स्वाभाविक तौर पर आधुनिक युग के पहले पराधीनता किससे थी? चर्च से, पोप से, सामंत से। और जब हम इस बात को, फिर आपको याद दिला दें, जब हम इस बात को कहते हैं कि व्यक्ति की प्रधानता है, अगर आपको याद होगा तो हमने लोकतंत्र में भी यही बात शायद रिपीट, या इसके पहले के चैप्टर में उदारवाद में भी यही बात रिपीट की थी। उदारवाद के विकास में भी तो यही कालक्रम आगे बढ़ता है, क्योंकि ये इतिहास का कालक्रम तो हमेशा एक जैसा रहेगा। इसलिए सही मायने में आधुनिक युग में जब व्यक्ति स्वतंत्र हुआ तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का मायने किससे है? चर्च से, पोप से, धर्म से, परंपराओं से, प्रथाओं से, परिवार से। यानी व्यक्ति सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हुआ। और सही मायने में अगर हम विचारकों की दृष्टिकोण से देखें कि किसने पहले मानवीय स्वतंत्रता की बात की, और घटना के क्रम से देखें, अगर हम विचारकों के क्रम से देखें कि जिसने पहले मानवीय स्वतंत्रता की बात की, तो विचारक थे जॉन लॉक।
जॉन लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़ा जोरदार समर्थन किया। अभी संयोग की बात है कि हमें लॉक को आगे चल के विचारकों में पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है। जॉन लॉक ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया। और जिस समय जॉन लॉक अपना चिंतन लिख रहे थे, उस समय यूरोप में एक अजीब सी परंपरा थी। यूरोप में और ख़ास तौर पे इंग्लैंड में, जहाँ के विचारक जॉन लॉक थे, लॉक और इंग्लैंड में जब लॉक इंग्लैंड में लिख रहे थे तो उस समय ये माना जाता था कि जो राजा का धर्म होगा वही प्रजा का धर्म होगा। लेकिन लॉक ने कहा, राजा प्रजा के धर्म का निर्धारण नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म व्यक्ति के अंतःकरण का विषय है, ये आस्था का विषय है। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता की शुरुआत धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में हुई। अगर यूरोप में व्यक्ति की स्वतंत्रता का इतिहास देखा जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में हुई। और किसके विरुद्ध हुई? पोप के विरुद्ध, राजतंत्री शासन के विरुद्ध। यानी स्वतंत्रता शब्द अधीनता का विरोधी है। स्वतंत्रता और पराधीनता दोनों विरोधाभासी शब्द है। तो पहले व्यक्ति पराधीन था राजा से, पोप से, चर्च से। अब व्यक्ति स्वतंत्र हुआ क्योंकि राजा की शक्तियों को चुनौती दी गई, चर्च की शक्तियों को चुनौती दी गई और पोप की बातों को भी लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से लॉक ने धार्मिक स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया। लेकिन लॉक ने जिस समय धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन किया था, उसी समय लॉक ने कहा कि व्यक्ति को पैदाइशी प्राकृतिक अधिकार है। व्यक्ति को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक या जन्मजात का मतलब ही होता है जिसे समाज ने, परिवार ने, जिसे समाज ने नहीं, परिवार ने नहीं, राज्य ने नहीं, बल्कि वो व्यक्ति को जन्मजात मिला। इन प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता या जीवन, व्यक्ति को क्या क्या अधिकार जन्मजात मिले? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को जन्मजात मिला। और इन प्राकृतिक अधिकारों को, क्योंकि जब लॉक ने कहा था कि व्यक्ति को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार हैं या व्यक्ति को पैदाइशी स्वतंत्रता प्राप्त है, उस समय व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी क्योंकि शासन तो राजा का था। तो लॉक ने कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसका मतलब है कि वास्तविक तौर पर उस समय व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली नहीं थी। लॉक ने कहा था कि मिलनी चाहिए। लॉक का विचार था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली नहीं थी, मिलनी चाहिए। और मिली कैसे? अमेरिकी संविधान के द्वारा। तो जो बात लॉक ने कही थी कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वह स्वतंत्रता व्यक्ति को अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने दी। और अमेरिकी संविधान निर्माता जॉन लॉक के विचारों से बड़े प्रभावित थे। अमेरिकी संविधान निर्माताओं में जैसे कि जेफरसन, अमेरिकी संविधान निर्माताओं में जेफरसन, मेडिसन, अमेरिकी संविधान निर्माताओं में जेफरसन के नाम है, मेडिसन के नाम है। और जेफरसन तो लॉक के विचारों से इतने प्रभावित थे कि जेफरसन भी कहा करते थे कि व्यक्ति को 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार हैं: राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो संपत्ति के बजाय केवल एक अलग शब्द का प्रयोग करते थे, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इसलिए लॉक ने जो बात कही, लॉक ने जिस स्वतंत्रता का उल्लेख किया, उसको अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने व्यवहारिक बना दिया। इसलिए दुनिया का पहला लिखा गया संविधान अमेरिकी संविधान माना जाता है। और लॉक ने जो स्वतंत्रता का विचार दिया, उससे इंग्लैंड में राजतंत्री शासन समाप्त हो गया और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई।
गौरवमयी क्रांति 1688। ये लॉक के विचारों का ही परिणाम था कि इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई। इंग्लैंड में स्वाभाविक तौर पर संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना हुई और संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना से इंग्लैंड और अमेरिका में लोगों को स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हो गए। तो स्वतंत्रता पहले व्यक्ति को मिली और स्वतंत्रता राजा महाराजा और पोप के विरुद्ध मिली। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता थी। अब इस स्वतंत्रता की कहानी के बाद अगर इंग्लैंड का इतिहास देखा जाए तो जहाँ व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली वो शहरों का युग था, क्योंकि कहा भी जाता है शहरों ने व्यक्ति को आधी स्वतंत्रता तो अपने आप दे दी। आप गांव में ज़्यादा आज़ाद थे, शहर में ज़्यादा आज़ाद हैं? शहर में ज़्यादा आज़ाद हैं, क्योंकि जहाँ चाहिए वहाँ आ जा सकते हैं, जो चाहिए पहन सकते हैं। इसलिए सही मायने में स्वतंत्रता का इतिहास आधुनिक औद्योगिक शहरीकृत युग में शुरू हुआ। लेकिन एक व्यवहारिक समस्या थी। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने तो व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी, गौरवमयी क्रांति के द्वारा तो व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी गई। लेकिन सवाल ये था कि अगर ये स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त हुई तो क्या ये सभी को प्राप्त हुई या कुछ लोगों को? क्योंकि अगर शहरी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो शहर में पूंजीपति और मजदूर दोनों थे। अगर पहले इंग्लैंड के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, अमेरिकी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो इंग्लैंड में उद्योगपति भी थे, मजदूर भी थे। इंग्लैंड में, अमेरिका में उद्योगपति भी थे, मजदूर भी थे, श्रमिक भी था, मालिक भी था, व्यवसायी था तो स्वाभाविक रूप में हाथ का काम करने वाला श्रमिक भी था। तो सवाल है कि समाज तो आर्थिक रूप में अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था और लॉक ने कहा कि स्वतंत्रता सबको मिल गई। अब ये विचार का बिंदु है कि क्या वाकई लॉक के कहने के बाद इंग्लैंड की व्यवस्था और अमेरिकी संविधान के द्वारा सभी को स्वतंत्रता मिल गई? इसका उत्तर था नहीं। इसे याद रखिए मेरे दोस्तों, ये कह देना कि व्यक्ति को स्वतंत्रता किसकी है? चयन की। व्यक्ति को स्वतंत्रता किसकी है? स्वाभाविक रूप में कहीं आने जाने की, धार्मिक स्वतंत्रता की। तो ये स्वतंत्रता सबको मिली, ये बड़े विवाद का प्रश्न है। लेकिन ये स्वतंत्रता किसको किसको मिली उसके आगे फिर आपको बता दें, इंग्लैंड के एक और विचारक ने स्वतंत्रता का और बड़ा जोरदार समर्थन किया जिसका नाम था मिल। और मिल ने व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया। और आपको याद दिला दें, उदारवादी हमेशा मानते हैं, जो मिल ने भी माना, उदारवादी हमेशा मानते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन पर संप्रभु होता है, व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक होता है, व्यक्ति अपने जीवन पर संप्रभु शक्ति रखता है, व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक होता है। और व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक होता है तो उसे कुछ भी कहने और कुछ भी करने का अधिकार है। ये उदारवादियों की मूल विशेषता है। इसे आप याद रखिए कि उदारवादी हमेशा मानते हैं कि हमारा मालिक कौन? हम स्वयं। तो हमारा मालिक मकान मालिक नहीं, हमारा मालिक कौन? सबका मालिक। सबका मालिक एक नहीं, सबका मालिक अलग अलग। सबका मालिक एक कैसे हो सकता है? तो हमारा मालिक पूंजीपति नहीं हो सकता, हमारा मालिक इसलिए पत्नी का मालिक पति नहीं हो सकता। पत्नी अपनी मालकिन खुद है। बताइए हमारे शरीर पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? अगर व्यक्तिवाद उदारवाद के चिंतन को देखेंगे, इसलिए छात्र अपने मालिक स्वयं है, छात्र का मालिक टीचर नहीं है, पत्नी के मालिक पति नहीं है। उदारवादी चिंतन है, इसे उदारवादी चिंतन बताता है। और हमारे मालिक हमारे ताऊ जी नहीं है, हम स्वयं हैं। अगर हम स्वयं हैं तो जो चाहेंगे खाएंगे, पहनेंगे, बोलेंगे। ये उदारवादी चिंतन है। तो मिल ने स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया। मिल ने स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन किया कि व्यक्ति ही संप्रभु है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, संप्रभु राजा नहीं। या देखिए परंपरागत चिंतन क्या था? मालिक कौन था? राजा। मालिक कौन था? चर्च। और आधुनिक युग का कितना बड़ा परिवर्तन आया कि चर्च और राजा के बजाय मालिक कौन हो गया? व्यक्ति। व्यक्ति ही संप्रभु हो गया। ये जितने उदारवादी होंगे इस बात को मान के चलते हैं कि व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए कि व्यक्ति संप्रभु है, व्यक्ति तार्किक है, व्यक्ति विवेकशील है, तो वही तय करेगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक ही प्रतिबंध होगा
कि वो दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे, क्योंकि स्वतंत्रता सभी व्यक्तियों को मिली है। अब अगला समस्या, स्वतंत्रता में, स्वतंत्र इस विचार में समस्या कहाँ पर आई? स्वतंत्रता किस विचार में कहाँ पे समस्या आई? अगर हम स्वतंत्रता किस विचार में समस्या को देखें, प्रॉब्लम को देखें, याद रखिए स्वतंत्रता व्यक्ति को मिली थी, स्वतंत्रता व्यक्ति को मिली थी, लेकिन समाज में सभी व्यक्तियों की हैसियत एक समान नहीं थी। अब हम 17वीं 18वीं शताब्दी की कल्पना न करें, बल्कि अभी वर्तमान समाज को देख लें। और वर्तमान समाज में हमारे संविधान के द्वारा सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान ने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी है। एक ही प्रकार के फंडामेंटल राइट्स पूरे भारतीयों को मिलते हैं, लेकिन सलमान खान को जितनी तेजी से बेल मिल गई, आम नागरिकों को इतनी आसानी से बेल मिल सकती है क्या? बिहार में गोमिया हो नामक एक व्यक्ति था जिसको 20 साल तक बिहार की जेल में रखा गया था। एक समाचार पत्र ने न्यूज़ प्रकाशित की कि एक ऐसा व्यक्ति है जो 20 साल से बिहार की जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखते हुए कहा, वह ये बताइए इसके ऊपर आरोप क्या है। चीफ सेक्रेटरी ने तुरंत जेल अधिकारी से पूछा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके ऊपर आरोप बताओ। जेल अधिकारी ने कहा इसके ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं वो भी 20 साल तक जेल में सड़ गया, क्योंकि सरकार से पूछा गया ये जेल में रहा क्यों, बिना चार्जशीट के आपने इसे इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रखा? तो सरकार ने कहा इसका बेल लेने वाला ही कोई नहीं आया। तो मेरे दोस्तों, अगर हम व्यक्ति को केंद्र मानकर स्वतंत्रता देंगे, अगर हम व्यक्ति को केंद्र मानकर स्वतंत्रता देंगे, तो व्यक्तियों की हैसियत एक जैसी है क्या? व्यक्तियों की हैसियत तो एक जैसी नहीं है। हमारे यहाँ अंबानी भी हैं, रिलायंस भी है, महिंद्रा भी है, माझी भी है। तो स्वतंत्रता किसको मिलेगी, माझी को कि मुकेश को? मुकेश का मतलब मुकेश अंबानी। तो मेरे दोस्तों, स्वतंत्रता सलमान खान को मिलेगी कि गली मोहल्ले के बच्चे को? गली मोहल्ले का बच्चा भी सलमान खान की तरह एक्ट करता है, उसको 2 चाकर मार के बापू बैठा देता है, चल अंदर बैठ, सलमान खान बनने चला है। इसलिए मेरे दोस्तों, स्वतंत्रता सलमान खान को तो मिलती है। सलमान खान जितने चाहे विवाह कर ले रहे हैं, एक विवाह नहीं हो पा रहा है। मेरे दोस्तों, प्रॉब्लम है कि नहीं? और फिर हीरो हीरोइन देखिए कहाँ दुनिया में घूम रहे हैं, हमें तो कहीं मुखर्जी नगर में घूमने की। और इसलिए आजकल की दुनिया में एक अभी फिल्म में सॉन्ग आया था कि कैसे कहते कि जब घूमया तेरे जैसा न कोई मिल, कैसे था? अरे मेरे दोस्तों, जब घूमने का टिकट तो चाहिए। जब घूमने का बहुत बार सोचा, लेकिन एटीएम साथ ही नहीं दिया। तो जब कैसे घूमे? स्वतंत्रता किसको है? मेरे दोस्तों, जब कैसे घूम पाएंगे? दशहरा दीपावली पर घर जाने की सोच रहे हैं, उसमें सोचना पड़ता है टिकट कितना बढ़ेगा, आने जाने खर्चा कितना पड़ेगा। इसलिए समस्या यूरोप में ऐसी आई। इसलिए ऐसी समस्या यूरोप में आई। और स्वतंत्रता के लिए समस्या क्या थी कि स्वतंत्रता समाज में सभी को नहीं, स्वतंत्रता केवल विशेषाधिकारी वर्ग को प्राप्त हुई। स्वतंत्रता सभी को नहीं, स्वतंत्रता केवल विशेषाधिकारी वर्ग को प्राप्त हुई। क्योंकि समाज में समानता के अभाव में स्वतंत्रता मुट्ठी भर लोगों का विशेषाधिकार बन जाती है। समानता के अभाव में स्वतंत्रता मुट्ठी भर लोगों का विशेषाधिकार बन जाती है। ये यूरोपीय समाज में समस्या आई। इसलिए अगर हम ऐतिहासिक चिंतन के दृष्टिकोण से देखें तो पहले स्वतंत्रता आई या समानता? स्वतंत्रता। आधुनिक युग में पहले व्यक्ति प्रधान ही हुआ, व्यक्ति को महत्व मिला, और व्यक्ति को महत्व मिला तो व्यक्ति को स्वतंत्र माना गया, व्यक्ति को बंधनों से मुक्त माना गया। इसलिए याद रखिए, जैसे स्वतंत्रता का इतिहास आगे बढ़ा, महसूस ये होने लगी कि स्वतंत्रता वर्ग विशेष को नहीं, मुट्ठी भर लोगों को नहीं, सबको मिलनी चाहिए। और समान स्वतंत्रता सबको कैसे मिलेगी?
उसकी एक शर्त है समानता। और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया, पिछले साल के पेपर को पलट के आप देखिएगा तो लिखा है स्वतंत्रता के विकास ने समानता को जन्म दिया। यानी समानता स्वतंत्रता के सिद्धांत के बाद आया। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसका मतलब है। और समानता इसीलिए स्वतंत्रता सबको मिले, प्रत्येक व्यक्ति को मिले, इसकी पूर्व शर्त है कि समाज में सामाजिक आर्थिक विषमता का अभाव होना चाहिए। अब सामाजिक आर्थिक विषमता का अभाव होना चाहिए, इसलिए समानता की बात की किसने? पहला। अब इसलिए आप देखें, इसलिए स्वतंत्रता समानता, स्वतंत्रता का विकास जैसे ही आगे हुआ, समानता उसका तार्किक परिणाम के रूप में आ गया। समानता का विचार उसके तार्किक परिणाम के रूप में आ गया। तो समानता की बात किसने की? अगला हेडिंग, रूसो, जो प्रसिद्ध विचारक था रूसो। और खास बात देखेंगे, यही विचारक हर टॉपिक में आएंगे, इन्हीं विचारकों का नाम हर टॉपिक में आता है। समानता देखेंगे तो स्वतंत्रता, लोकतंत्र, उदारवाद, इन्हीं विचारकों का नाम हम पहले भी ले चुके हैं। अधिकार में बात करेंगे तब भी बात करेंगे। तो रूसो ने क्या कहा? रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है। रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन। और याद रखिए, जब फिलोसोफर किसी बात को कहता है कि जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो जंजीर का मतलब क्या होता है? वास्तविक रूप में नहीं। दार्शनिक किसी बात को हमेशा उपमात्मक रूप में, जंजीर का मतलब है समाज की विषमता, समाज में गरीबी, अभाव। तो रूसो ने कहा था समाज में कितनी प्रकार की विषमता है, अगर मानवता को जंजीर से मुक्त करना है तो जंजीर कैसे मुक्त किया जाए? तो पहला, रूसो ने पहली बार का मतलब यहाँ पे हम एम्फसाइज कर रहे हैं, पहली बार, रूसो ने पहली बार आर्थिक समानता को राजनीतिक चिंतन के केंद्र में स्थापित किया। आर्थिक समानता को राजनीतिक चिंतन के केंद्र में स्थापित किया। आर्थिक समानता है। और रूसो के अनुसार, रूसो मानता था कि आधुनिक औद्योगिक समाज में विषमता बड़ी व्यापक हो गई है। आधुनिक औद्योगिक समाज की विषमता को हमें खत्म करना है। तो विषमता कौन सी है? मालिक और मजदूर के बीच, पूंजीपति और श्रमिक के बीच, और शासक और शासित के बीच। रूसो ने कहा था कि इस आधुनिक समाज की विषमता 3 प्रकार की है, मालिक और मजदूर के बीच, या मालिक और दास के बीच, पूंजीपति और मजदूर के बीच, पूंजीपति और मजदूर के बीच, और शासक एवं शासित के बीच। तो रूसो ने बड़े मार्मिक तौर पर कहा था। रूसो बड़ा रोमांटिक विचारक था। रोमांटिक का मतलब आदर्शवादी, कल्पनावादी। रूसो बड़ा रोमांटिक विचारक था, जिसने कहा कि समाज में विषमता 3 प्रकार की है, मालिक और दास के बीच में, पूंजीपति और मजदूर के बीच में, और शासक और शासित के बीच में। शासक और शासित के बीच में, इसका मतलब है। और क्या वर्तमान समाज में इस प्रकार की विषमताएं नहीं है क्या? आपको लगता होगा भाई दास प्रथा तो नहीं है, लेकिन दास प्रथा क्या, आज भी आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों को बधुआ मजदूरी के रूप में काम कराया जाता है। ईंट के भट्टों पर आप देखेंगे लोग काम करने के लिए विवश हैं। तो दास का नाम भले न हो, लेकिन विषमता तो ही है। आप देखेंगे पूंजीपति मजदूर की विषमता आज के समाज में है। शासक और शासित, तो हम लोग राहुल गांधी के बराबर है क्या? अमित शाह के बराबर है। इसलिए ये विषमता बनी हुई है। तो मेरे दोस्तों, जब तक ये विषमता खत्म नहीं होगी, व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए एक तरफ समाज की विषमता को देखें और दूसरी तरफ हमारे संविधान को देखें। संविधान का आर्टिकल पढ़िए तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, हर व्यक्ति को समान स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, जीवन का अधिकार है। वास्तविकता के तौर पे देखें, इसलिए रूसो ने ये नहीं कहा कि केवल समानता प्राप्त होनी चाहिए। रूसो ने ये कहा समानता प्राप्त हो जाएगी तो स्वतंत्रता अपने आप मिल जाएगी।
रूसो का अभिप्राय था कि जिस समाज में समानता स्थापित हो जाएगी, जिस समाज में समानता स्थापित हो जाएगी, स्वतंत्रता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। और मेरे दोस्तों, रूसो का विचार दो तरीके से आगे बढ़ा। इसलिए अगर रूसो की बात देखें तो स्वतंत्रता और समानता तो एक दूसरे का पूरक है। आपके पाठ्यक्रम में लिखा गया स्वतंत्रता और समानता के बीच का संबंध। तो अगर विकास के क्रम पर देखें तो पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आई। स्वतंत्रता का विचार जैसे जैसे आगे बढ़ा, समानता उसके साथ जुड़ गया। तो स्वतंत्रता और समानता में प्राथमिक कोई नहीं है, क्योंकि तर्क ये नहीं है कि समानता मिले और स्वतंत्रता न मिले। क्योंकि समानता मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो व्यक्ति की विशिष्टता खत्म हो जाएगी, व्यक्ति समाज का दास बन जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मार्क्सवादियों को आप देखेंगे तो समानता पर उन्होंने इतना ज़्यादा बल दिया कि स्वतंत्रता का विनाश कर दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केवल व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और सामाजिक परिस्थितियाँ बिल्कुल विषम किस्म की बनी रहे। तो रूसो ने जब समानता के विचार का प्रभाव दिया तो रूसो के दो प्रकार के उत्तराधिकारी सामने आए। पहला, उदारवादी लोगों ने इनसे प्रेरणा ली। एक तो रूसो के विचारों का उदारवादी चिंतन पर प्रभाव पड़ा, और दूसरे रूसो के विचारों का मार्क्सवादी थॉट पर भी फर्क पड़ा। तो रूसो ने जब समानता की बात की, उसका उदारवादी चिंतन पर भी प्रभाव देखा गया, मार्क्सवादी चिंतन पर भी। और उदारवादियों ने क्या किया? उदारवादियों ने स्वतंत्रता को व्यापक बनाने के लिए समानता उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया। उदारवादियों ने स्वतंत्रता सभी को उपलब्ध कराने के लिए समानता के विचार का समर्थन किया। और आपको याद दिला दें, समानता का टॉपिक अभी हम आगे अलग से आपको बताएंगे। इसमें हम समानता पर भी बल नहीं दे रहे हैं कि स्वतंत्रता सभी को उपलब्ध हो, इसलिए समानता का समर्थन किया। इसलिए उदारवादी चाहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य बने। अब याद रखिए, जैसे अब स्वतंत्रता समानता का विचार आप लिख रहे हैं, भारतीय संविधान को आपको याद दिला दें, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का अध्याय क्या देता है? स्वतंत्रता। निदेशक तत्वों के अध्याय में किसका उल्लेख होता है? समानता। जितने भी उदारवादी देश हैं, लोगों ने स्वतंत्रता समानता को सामंजस्यशील बनाया है। और आधुनिक विचारकों ने, जैसे कि रॉल्स ने, ये हमें आगे पढ़ना है, डॉर्किन ने, इसका चिंतन समानता में पढ़ेंगे, न्याय में पढ़ेंगे। तो आजकल तो स्वतंत्रता समानता को लोगों ने मिला दिया है, लेकिन मार्क्सवादियों का इसका फर्क पे कैसे पड़ा? अगला, मार्क्सवादियों ने आर्थिक समानता पर केंद्रीय बल प्रदान किया। और मार्क्सवादी मानते हैं कि जिस समाज में आर्थिक समानता उपलब्ध होगी, वहाँ व्यक्ति सभी विवशताओं से मुक्त होगा। विवशता से मुक्त होगा, अंडरलाइन। जिस समाज में आर्थिक समानता प्राप्त होगी, वहाँ व्यक्ति सभी विवशताओं से मुक्त होगा। मार्क्सवादी स्वतंत्रता की बात नहीं करते, बल्कि मुक्ति की बात करते, लिबरेशन। और लिबरेशन का मतलब ही होता है कि जहाँ पे सामाजिक आर्थिक समानता भी हो, केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि केवल राजनीतिक समानता नहीं। इसलिए मार्क्सवादी स्वतंत्रता की बात नहीं, मुक्ति की बात करते हैं। स्वतंत्र होना एक अलग बात है, मुक्त होना एक अलग बात है। तो स्वतंत्र होने का मतलब है कि सरकार के विरुद्ध बोलना। और अभी उच्चतम न्यायालय ने बार बार कहा है कि व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध बोलने का अधिकार है। सरकार के विरुद्ध बोलना स्वतंत्रता थोड़ी है। असली मुक्ति कैसे मिलेगा, लिबरेशन कैसे मिलेगा? जब बेरोजगारी समाप्त होगी। लिबरेशन कैसे मिलेगा? जब समाज में कोई मालिक और मजदूर नहीं रहेगा। लिबरेशन कैसे मिलेगा? जिस दिन भविष्य की अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। इसलिए अभी आपको स्वतंत्रता है कि मुक्ति? अभी तो आपको स्वतंत्रता मिली है, और मार्क्सवादी लिबरेशन देना चाहते हैं। और लिबरेशन की पूर्व शर्त क्या है? समाज में विभाजन न हो। और विभाजन कैसा? आर्थिक विभाजन न हो। समाज में वर्ग विभाजन न हो।
और जिस दिन वर्ग विभाजन खत्म होगा, सामाजिक और धार्मिक विभाजन तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसे मार्क्सवादी लिबरेशन की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात नहीं। लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या हुआ, दिलचस्प पॉइंट है। अब मार्क्सवादी तो कहते हैं कि व्यवहारिक रूप में रसिया में हुआ क्या, तो अंतिम पॉइंट, पूर्व सोवियत संघ तथा वर्तमान चीन जैसे साम्यवादी देशों में, पूर्व सोवियत संघ तथा वर्तमान चीन जैसे साम्यवादी देशों में समानता के नाम पर स्वतंत्रता का दमन कर दिया गया। समानता के नाम पर स्वतंत्रता का दमन कर दिया गया। इसलिए मेरे दोस्तों, इसलिए अगर समानता देकर आप स्वतंत्रता का दमन कर देंगे, इसका मतलब है कि व्यक्ति की पहल, व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की भावनाओं को आपने कुचल दिया। और ऐसा समाज बड़ा आर्टिफिशियल किस्म का होगा, कृत्रिम किस्म का होगा। यानी हर समाज में कम से कम व्यक्ति को तो अपनी पहल और स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि समाजवादी कहते तो थे कि समानता आने के बाद स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन समानता आने के बाद स्वतंत्रता मिली नहीं। तो मार्क्स ने थोड़े कहा था कि रोटी कपड़ा मकान देकर बोलने की आज़ादी छीन लिया जाए, और साम्यवादी देशों में ऐसा हुआ। इसलिए निष्कर्ष ये है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे की पूरक है। लेकिन पहले कौन उत्पन्न हुआ, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ने जो जन्म दिया, समानता। लेकिन समानता के मायने आप याद रखिए, उदारवादी अलग मानते हैं, मार्क्सवादी अलग। क्योंकि उदारवादियों को लगता है कि समानता कहाँ मिलेगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। समानता मिलेगी कल्याणकारी राज्य में। लेकिन मार्क्सवादी मानते हैं कि समानता मिलेगी पूंजीवाद के विनाश में, साम्यवाद की प्राप्ति में। लेकिन व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो मार्क्सवादी व्यवस्थाओं में कम से कम स्वतंत्रता या नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता मार्क्सवादी व्यवस्थाओं में मिली, इस पे गहरे संदेह है। अब ये संक्षेप में हमने आपको बता दिया स्वतंत्रता का इतिहास। लेकिन जब नारीवादियों ने कहा भाई हमारी तो आपने बात ही नहीं की। नारीवादियों ने कहा आप ये कहते हैं स्वतंत्रता, राजा से स्वतंत्रता हो गया, राजा नहीं रहा। नारीवादियों ने कहा, आपने कहा पूंजीवाद से, यानी उदारवादियों ने व्यक्ति को स्वतंत्रता किससे दिला दी, राजा से। मार्क्सवादियों ने व्यक्ति को स्वतंत्रता किससे दिलाने का वादा किया, पूंजीवाद से। नारीवादियों ने कहा स्वतंत्रता तो पति से चाहिए। यानी मेरे दोस्तों, पति कटप्पा से भी खतरनाक होता है। तो जब तक पति है तब तक पराधीनता महिलाओं की बनी रहेगी, तब तक महिलाओं की पराधीनता बनी रहेगी। इसलिए नारीवादियों के स्वतंत्रता के मायने अलग हैं। और जब भी नारीवादियों की स्वतंत्रता की आप बात करेंगे, वही हमें हमारे शरीर पर नियंत्रण चाहिए, घरेलू हिंसा से मुक्ति चाहिए, गर्भपात का अधिकार चाहिए, यौन शोषण से मुक्ति चाहिए। तो नारीवादी भी मुक्ति की ही बात करते हैं, लेकिन उनकी मुक्ति पूंजीवाद से नहीं, पितृसत्तात्मक सत्ता से होगी। अब हमारे विषय की सरलता देखिए, हर जगह स्वतंत्रता में ही बात करेंगे, समानता में ही बात करेंगे। जो उदारवादी, मार्क्सवादी, नारीवादियों ने जो कह दिया, उसके अलावा हमारे पास कोई विचार थोड़े है। अब आपकी लिखने की विशेषता कैसी, सारे विचारधाराओं कैसे समेट लीजिए, एक लाइन में उदारवादी, फिर समाजवादी, मार्क्सवादी, कोई भी स्वतंत्रता का विचार आ जाए तो आप कोशिश करिए सभी आयामों को लिखने का प्रयत्न करिए। लेकिन अब जरा स्वतंत्रता के बारे में एक समकालीन विचारक को बता दें, आइजिया बर्लिन। अगला, स्वतंत्रता के संबंध में समकालीन विचार